हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल आईएएस एस्पायरेंट हिंदी वर्ड में। दोस्तों, आज मैं बहुत ही ख़ास टॉपिक पर एक सीरीज़ बनाने वाला हूं और वो आपको उस सीरीज़ के पहले पार्ट को मैं आपके सामने आज लेके भी आया हूं और उस सीरीज़ का नाम है यूपीएससी प्रीलिम्स ट्रेंड एनालिसिस सीरीज़, जिसका चैप्टर 1 आज हिस्ट्री से रिलेटिव है। इसके बाद यूपीएससी की हर सब्जेक्ट जो प्रीलिम्स में आती है उसके सारे चैप्टरों पे एक एक वीडियो मैं आपको बनाता रहूँगा। तो डिस्कशन करने का आज जो मेन टॉपिक ये है कि यूपीएससी की प्रीलिम्स के ट्रेंड को एनालिसिस हम क्यों करें। तो दोस्तों देखिए, होता क्या है, हमारे साथ जब हम लोग तैयारी करते हैं तो हम सारी बुकों को पढ़ते हैं। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, हिस्ट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए श्री राम के नोट्स या शंकर आईएएस, एनवायरनमेंट के लिए वगैरह वगैरह, ये सारी बुक्स हम लोग तैयारी के लिए पढ़ते हैं। और आप क्या, जितने भी छात्र यूपीएससी की परीक्षा में तैयारी में यूपीएससी की परीक्षा में बैठते हैं प्रीलिम्स में खासकर, वो सभी इन्हीं बुक्स को पढ़ते हैं। लेकिन होता क्या है, जब 5 लाख छात्र बैठते हैं उनमें से 15,000 छात्र पास होते हैं, बाकी के सब फेल हो जाते हैं। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? पढ़ सब चीज़ एक ही रहे हैं सब लोग, आप भी वही बुक पढ़ रहे हो, आपका पड़ोसी भी वही पढ़ रहा है, उसका पड़ोसी वही पढ़ रहा है, लेकिन हर कोई प्रीलिम्स को नहीं निकाल पाता। तो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि यूपीएससी की जो 3 स्टेज होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, उसमें सबसे जो टफ स्टेज होती है वो होती है प्रीलिम्स, प्रारंभिक परीक्षा। क्योंकि इसमें थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा तेज़ होता है, हाई होता है, क्योंकि यहाँ मुख्य परीक्षा में 14-15 हज़ार छात्रों के बीच कंपटीशन होता है, वहीं इसमें 5.5-6 लाख 4 लाख छात्रों के बीच में क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम होता है, जिसमें 14-15 हज़ार क्वालिफाई कर पाते हैं। अब होता ये है कि हम लोग पढ़ रहे हैं बुकों का घर में ढेर लगा दिया, लेकिन हम लोग उस चीज़ की ट्रेंड को नहीं पता करते हैं कि आखिर यूपीएससी हमसे चाह क्या रहा है प्रारंभिक परीक्षा में। हम लोग पहले अपने अटैम्प्टों को ख़राब करते हैं, क्योंकि इसमें लिमिटेड अटैम्प्ट होते हैं दोस्तों। जनरल कैटेगरी के लिए 6 अटैम्प्ट होते हैं, एससी एसटी के लिए हो सकता है अनलिमिटेड हैं, ओबीसी के लिए थोड़ा और ज़्यादा हैं जनरल से। तो अब समस्या ये आती है कि जब पढ़ना भी सबको कॉमन ही बुक है, तो फिर क्वालिफाई सब लोग एक साथ क्यों नहीं कर पाते हैं? उसके पीछे रीज़न ये है कि वो करते हैं स्मार्ट वर्क, पढ़ने के साथ साथ स्मार्ट रणनीति। आपने बहुत से टॉपर्स ऐसे देखे होंगे जो पहली बार में ही क्वालिफाई कर गए होंगे। उसके पीछे रीज़न ये है कि उन्होंने यूपीएससी के पैटर्न को समझा, उसके ट्रेंड को समझा, उन्होंने सब्जेक्ट वाइज ट्रेंड को समझा। पूरे ट्रेंड को समझने के अलावा ये भी समझना कंपलसरी है कि यूपीएससी की प्रीलिम्स या मेंस में जो सब्जेक्ट में से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं उनका ट्रेंड क्या है, कौन से पोर्शन से प्रश्न पिछले 10 साल से आ रहे हैं, कौन से पोर्शन से कम आ रहे हैं, कौन से पोर्शन को स्किप करें, कौन से पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करें, और अपने जितने भी कंपटीटर हैं उनसे कैसे आगे निकलें। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो ट्रेंड एनालिसिस से पता चलती है। तो आखिर हम ट्रेंड एनालिसिस क्यों करें और ये वीडियो क्यों मैं आपके लिए बना रहा हूँ, उसके पीछे दोस्तों रीज़न ये है कि जब आप तैयारी करते हैं, मान लीजिए आप बिगिनर हैं, आपका पहला अटैम्प्ट, मान लो आपका पहला है, दूसरा है, मान लीजिए अगर दूसरा है तो आपने पहले में मान लीजिए आप क्वालिफाई नहीं कर पाए और आप फिर दूसरा देने चले गए, दूसरे में भी नहीं कर पाए, फिर आप तीसरा दे रहे हो। ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो पहला दे रहे हैं या दूसरा दे रहे हैं या अभी बिगिनर हैं। क्योंकि देखिए, जब आप पहली बार में उस चीज़ को पकड़ लोगे जो आपके लिए ज़रूरत की है, तो आपको फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी। और वो चीज़ें पता चलती हैं गाइडेंस से। मान लीजिए बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो कोचिंग कर लेते हैं, कोचिंग में गाइडेंस मिल जाती है। बहुत सारे इकोनॉमिक उनकी कंडीशन इस तरीके की नहीं हो पाती कि वो बाहर से कोचिंग कर लें, गाइडेंस ले लें, तो उसके लिए देखिए यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं। आप किसी भी वीडियो पे जो आपको ठीक लगे आप उनको देखिए, आपको वास्तव में ठीक ठाक नॉलेज यूट्यूब पे मिल जाती है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना, और अपने दोस्तों को भी इसको ज़रूर शेयर करना। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक मेरा है चैप्टर 1 है, इसका पहला चैप्टर है। इसके बाद और चैप्टर आएंगे अलग अलग वीडियोज़ में। तो इस चैप्टर 1 में मैं आज हिस्ट्री के ट्रेंड को बताऊंगा कि हिस्ट्री में यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में कौन से चैप्टर से कितने प्रश्न पूछ रही है, और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में हिस्ट्री में से किस पोर्शन को इम्पोर्टेंस दें, किसको छोड़ें, किसको स्किप करें, और हमें कहाँ फोकस करें। कितने प्रश्न यूपीएससी हिस्ट्री में से पूछ रहा है, कितने एंशिएंट में से पूछ रहा है, कितने मॉडर्न से पूछ रहा है,
वो सारी चीज़ें आज आपको हिस्ट्री से संबंधित इस वीडियो में मिल जाएंगी। मुझे लगता है इसको देखने के बाद आपको हिस्ट्री के लिए कहीं और भागना नहीं पड़ेगा। इसका ट्रेंड आपको आज इस वीडियो में 20-25 मिनट की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, अपनी वीडियो आज स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, मैंने लिखा हुआ है व्हाट ट्रेंड एनालिसिस बेनिफिशियल फॉर अस, कि आखिर ट्रेंड एनालिसिस करना हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। दोस्तों ट्रेंड एनालिसिस का जैसे मैं अभी बता रहा था कि बहुत सारे छात्र जो वीडियो देख रहे होंगे या जो डिस्कस करते होंगे कि भाई आखिर हम तो भैया अपना पढ़ेंगे और ट्रेंड व्रेंड से कुछ नहीं होता, जो जितना पढ़ेगा वो उतना क्वालिफाई कर जाएगा। तो दोस्तों यूपीएससी की तैयारी समुद्र के बराबर है, क्योंकि इसके लिए आप मार्केट में आप मान के चलो कि एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप इकोनॉमिक की बुक लेने निकल जाइए, आपको 15 राइटरों की 15 अलग अलग बुकें मिलेंगी, लेकिन सबका कंसेप्ट एक ही होगा। यही ट्रेंड एनालिसिस आपको करना है, बुक्स से संबंधित, प्रश्नों से संबंधित और पैटर्न से संबंधित, कि आखिर हम लोग क्या पढ़ें, क्या स्किप करें, क्या छोड़ें, किस तरीके से हमें करना है। ये ट्रेंड एनालिसिस आपको फ़ायदेमंद पता चल जाएगा जब तक आप वीडियो के लास्ट तक पहुंचोगे। लेकिन आप स्किप करोगे तो देखो, आप बहुत सी चीज़ों को, इंपॉर्टेंट बात जो अगर मान लो मैंने बताई होगी, आप उसको स्किप कर दोगे, फिर आप लास्ट में ये कहोगे ये तो फालतू की वीडियो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो सबसे पहले दोस्तों वीडियो पे बने रहना, 20-25 मिनट में कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बिफोर स्टार्ट फर्स्ट वी नो सम बेसिक एलिजिबिलिटी। जैसे आपको सबको पता है कि यूपीएससी की तैयारी के लिए, आईएएस की तैयारी के लिए आपको 21 साल का मिनिमम होना ज़रूरी है, ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है और मैक्सिमम एज इसमें 32 है। कैटेगरी वाइज सबका क्राइटेरिया फिर अलग हो जाता है। प्लान ऑफ एग्ज़ाम आपको पता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, जितने नंबर आप मुख्य परीक्षा में लाते हो और जितने नंबर आपको इंटरव्यू मिलते हैं वो जुड़ के वो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। अगर आप यूपीएससी की मुख्य परीक्षा की कट ऑफ को क्लियर कर जाते हो, उस जैसे मान लीजिए कट ऑफ 950 है, आप मान लीजिए 1025 नंबर लाते हो, तो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट अच्छी बनेगी, आप यानी कि टॉपरों में काउंट हो जाओगे। ये भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज में बताऊँगा कि फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, यूपीएससी में मुख्य परीक्षा में कितने मिनिमम नंबर लाने से आप टॉपर वाली रैंक में पहुँच सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। चौथा पॉइंट नंबर बता रहा था, टोटल सीएसई वैकेंसीज एंड कट ऑफ मार्क्स। यूपीएससी की हर साल कितनी वैकेंसीज निकलती है और उनका कट ऑफ क्या रहता है, ये आपके कंपटीशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये मैं बताने वाला हूँ अगली वीडियो में नहीं, इसी वीडियो में, कि यूपीएससी की वैकेंसीज और कट ऑफ मार्क्स से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। थोड़ा थोड़ा मैं आपको मोटा मोटा बता दूं कि जितनी वैकेंसीज होती हैं उसका 14-15 गुना यूपीएससी बुलाती है। अगर 1000 वैकेंसी होंगी तो 15,000 लोग क्वालिफाई होंगे। अगर वैकेंसी 500 हैं तो आपके 7,000 लोग ही आप क्वालिफाई करवाओगे मुख्य परीक्षा के लिए। अब कट ऑफ पे बात करते हैं। कट ऑफ अगर मान लीजिए आपकी 120 जा रही है तो इसका मतलब ये है कि पेपर इजी आ रहा है, उसका ट्रेंड कुछ आपको अलग देखना पड़ेगा कि प्रश्न कहाँ से बन रहे हैं। अगर कट ऑफ जो है 98, 97, 97, 96, 100, तो इसका मतलब ये है कि जो बुक हम पढ़ रहे हैं, जिन बुकों से हमारा तैयारी आप लोग कर रहे हो, उनमें से प्रश्न नहीं बन रहे हैं। सीधा सीधा इसका फंडा ये है। कट ऑफ डाउन जा रही है, इसका मतलब ये है कि क्योंकि बुक तो आप सभी एक जैसी पढ़ रहे हो ना, अगर प्रश्न उसी में से आते तो कट ऑफ 110, 115 भी जाता, क्योंकि सब पढ़ रहे हैं तो सबको नॉलेज तो है, गधे तो कोई है नहीं। तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंस रखती हैं कि सीएसई वैकेंसीज कितनी है, कट ऑफ क्या जा रही है। पॉइंट 5 है टोटल सब्जेक्ट क्या है प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स में आपकी सब्जेक्ट कितनी है ये मैं आगे बता दूंगा वीडियो में। वैसे 7 सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स और आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये 7 सब्जेक्ट आपकी होती हैं जिनमें से यूपीएससी प्रश्न पूछता है। ये सारी आज जैसे मैंने हिस्ट्री पे वीडियो बनाया है, इसी के अलावा आपको अगली वीडियो पॉलिटी, इसके बाद एनवायरनमेंट, इसके बाद इकोनॉमिक्स, इसी तरीके से मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। पॉइंट 6 जो है 40 हेड्स ऑफ प्रीलिम सिलेबस, ये मैंने काटा इसलिए हुआ है कि ये मैं अगली वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा कि प्रीलिम्स के सिलेबस को टोटल 40 हेड्स में हमने डिवाइड कर दिया है, कि टोटल 40 हेड्स से प्रीलिम्स में सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। 7वां है कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट प्रीलिम ईयर पेपर। यूपीएससी के पिछले सालों का पेपरों का पैटर्न क्या है, कंपोजिशन। 100 प्रश्नों में से हिस्ट्री में से कितने आ रहे हैं, एनवायरनमेंट में से कितने आ रहे हैं, ज्योग्राफी में से कितने आ रहे हैं, साइंस में से कितने आ रहे हैं, ये कंपोजिशन इसमें देखना है।
पॉइंट नंबर 8 है टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जाम। अब टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मैंने काट दिया है 8, 9 और 10 को काटा है, इसका मतलब ये है कि मैं इसको अगली वीडियोज़ में शेयर करूंगा। लेकिन मोटा मोटा टाइप ऑफ क्वेश्चन का मतलब है कि प्रश्नों की टाइप क्या है। टाइप का मतलब ये नहीं है पैटर्न, उनके ऑप्शन किस टाइप से यूपीएससी दे रहा है। आप देखोगे अगर आप पिछले साल के प्रश्न उठाओगे तो बहुत सारे प्रश्न होंगे जिसमें लिखा होगा कि फलाना स्थान कहाँ है, ABCD, उनमें से एक सेलेक्ट कर दो। दूसरा पैटर्न होगा कि फलाना स्थान कहाँ है, 1 2 ऑप्शन होंगे, उसमें पहले में होगा ए में 1 और 2, दूसरे में होगा 1 2 3, तीसरे में होगा 1 और 3 और चौथे में होगा 1 2 3 4। ये पैटर्न दूसरा। तीसरा पैटर्न होगा आपको टेबल दे देंगे, उसमें आपको क्रॉस करना है, जैसे फलाना रेगिस्तान किसके तट पे है या भूमध्य सागर के तट पर बसे हुए देशों को क्रॉस करिए, तो वो आपको इसमें ट्रैक करना है। ये पैटर्न टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं जो मैं अपनी अगली वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। इसी तरीके से एवरेज शेयर क्या है इन टाइप के, मान लीजिए केवल एक ऑप्शन वाले प्रश्न कितने पूछता है, 2 ऑप्शन वाले कितने पूछता है, क्रॉस करने वाले कितने पैटर्न हैं, जिनमें 5 ऑप्शन होते हैं, 1 2 3 4 5, वो कितने ऐसे प्रश्न हैं। ये सारी चीज़ें आपको अगली वीडियोज में पता चलेंगी। पॉइंट नंबर 10 है अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, फर्स्ट राउंड में कितने करें, सेकंड राउंड में कितने करें, कितने करने कंपलसरी हैं ही हैं जब आपको अगर प्रीलिम्स क्लियर करना है ट्रेंड एनालिसिस करके। इसीलिए ट्रेंड एनालिसिस ज़रूरी है। ट्रेंड एनालिसिस का मतलब केवल यही नहीं होता कि आपने पिछले साल का प्रश्न पत्र उठाया, उसको देखा, उसके हिसाब से आपने वो खोली बुक और उसको पढ़ने लग गए। आपको अगर वास्तव में आप सीरियस हो यूपीएससी के लिए तो आपको ये देखना पड़ेगा, आपको हर चीज़ मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शॉर्टकट नहीं है किसी भी चीज़ का, आपको लॉन्ग टर्म में मेहनत करनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर आप स्ट्रेटजी बना के करोगे तो आप 1 साल में पहले ही अटैम्प्ट में यूपीएससी को क्लियर करोगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है दोस्तों। तो पॉइंट 11 है सब्जेक्ट वाइज ट्रेंड एनालिसिस। तो सब्जेक्ट वाइज मैं आज हिस्ट्री पे बात करने वाला हूँ। तो अभी दोस्तों चलिए बात करते हैं हिस्ट्री के ऊपर। तो हिस्ट्री पर बात करने से पहले अगर वीडियो पर नए आए हैं, चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट करें। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ हिस्ट्री, आज हिस्ट्री के टॉपिक पर हम ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं हिस्ट्री के ऊपर, आखिर हिस्ट्री में यूपीएससी किस तरीके से प्रश्न पूछा। आप देखोगे टोटल CSE वैकेंसीज। अब टोटल CSE वैकेंसीज पे अगर आप देखें, देखिए यूपीएससी का 2015 में कितनी वैकेंसीज थी, 1129। अब 1129 वैकेंसीज का मतलब है इसका 14 गुना, तकरीबन 14-15 हज़ार यूपीएससी ने सेलेक्ट किया होगा प्रीलिम्स को मेंस परीक्षा के लिए। इसके बाद यूपीएससी का 1079 2016 में, 17 में 980, 18 में 780, 19 में थोड़ा सा बढ़ा दिया, 20 में फिर आपका 796 और 21 में 712। ये आइडियल कंडीशन मैंने 21 का इसलिए लिया है क्योंकि 22 का भी फाइनल नहीं हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो सीधा एक डिक्लाइन है इसमें, अगर आप देखोगे सीधा एक डिक्लाइन है वैकेंसीज में। अब डिक्लाइन जब भी पोस्टों में होता है तो उसका सीधा सीधा मतलब होता है कि यूपीएससी का कंपटीशन बहुत हाई लेवल पे होगा। देखिए जब छात्र ज़्यादा बैठेंगे, कम क्वालिफाई करेंगे, मान लीजिए 700 वैकेंसी का 14 गुना 8000 को ही निकालना है, तो फिर आप निकाल लीजिए कि कितना लेवल क्या होगा कंपटीशन का। तो उस हिसाब से आपको हर साल की वैकेंसी का एनालिसिस करना है। लेकिन ये आपकी तैयारी में कोई ख़ास अंतर नहीं ले सकती, ये केवल एक आइडिया लेने के लिए है कि यूपीएससी की वैकेंसी का पैटर्न क्या है। वैकेंसी देखिए आप 500 भी निकलें, आपको तो लड़ना तो केवल एक ही सीट के लिए है। आप ऐसा तो नहीं 500 सीट आप ही अकेले के लिए हैं, आप तो केवल एक के लिए लड़ोगे। लेकिन देखिए मौके कितने भरते हैं ये वैकेंसी पर डिपेंड करता है। अब मान लीजिए 2000 वैकेंसी निकलेंगी तो 30,000 छात्र मेंस में बैठेंगे, 1500 निकलेंगी तो तकरीबन 20,000 25,000 बैठेंगे। तो ये एक मोटा मोटा आइडिया लेने के लिए, इससे आपके कंपटीशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वैकेंसी कितनी कम है ज़्यादा है, क्योंकि आपका मोटिव तो एक सीट पे लड़ने के लिए है। अब दोस्तों दूसरी चीज़ आती है कि मैं कट ऑफ क्या रहती है। अब देखिए कट ऑफ की मैं बात करूँ, जैसे अब कट ऑफ जो यूपीएससी का आप देखोगे 2015 में जनरल का 107, ठीक है दोस्तों, 16 में 116, 17 में आपका 105, 18 में एकदम सीधा 98 और 19 में भी 98। इसके बाद 20, 21 में भी आपका ये तकरीबन इतना ही रहा है। अब कट ऑफ डाउन जाने के लिए, कट ऑफ डाउन क्यों जा रही है, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है अपने चैनल पे कि आखिर यूपीएससी की प्रीलिम्स की कट ऑफ इतना कम क्यों जा रही है। कहीं ना कहीं दोस्तों हमारी तैयारी फिर भी पूरी होती है, लेकिन फिर भी हम यूपीएससी के 50 से ज़्यादा प्रश्नों को सही नहीं कर पा रहे हैं। हम अटैम्प्ट 80 करके आ रहे हैं, लेकिन हो रहे हैं हमारे 55 सही या 50 सही। वो आखिर
क्या दिक्कत है कि कट ऑफ बार बार इतनी डाउन ही रहती है, इतने टफ कंपटीशन लेवल पे भी। तो इसी को बोलते हैं ट्रेंड एनालिसिस, कि कट ऑफ कम जा रही है तो हमें क्या पढ़ना है, कौन सी चीज़ें सेलेक्टिव करनी है, कौन सी चीज़ें छोड़नी है, हिस्ट्री में कौन सा पोर्शन हमें देखना है, पॉलिटी में कौन से पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन है, ये सारी चीज़ें आती हैं ट्रेंड एनालिसिस से। अब देखिए दोस्तों, ये और जैसे आप ओबीसी का देख लो, ओबीसी का 106 है, 110 हो गया, 102 हो गया, 96 हो गया, 95 हो गया 2019 में। ऐसे ही एससी का देख लो। तो हर साल जो है कट ऑफ डाउन हो रही है, इसका मतलब है पेपर का पैटर्न बदला हुआ है। नॉर्मल बुक्स जो आप पढ़ रहे हो उनसे प्रश्न नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अगर उनसे प्रश्न आते तो ये कट ऑफ आप 98 देख रहे हो दोस्तों, ये कट ऑफ कम से कम आपकी 110 हो जाती अगर, क्योंकि सब उसी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, सब उन्हीं बुकों को पढ़ रहे हैं। अगर प्रश्न उन्हीं में से बन के आते तो ये कट ऑफ इतनी डाउन नहीं जाती। तो उसके पीछे भी दोस्तों देखिए यूपीएससी का थोड़ा सा कंसेप्ट बदल गया है। अगर आप देखें 2021 का पैटर्न देखें तो उसमें यूपीएससी ने स्पोर्ट के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा बढ़ा दिए, जबकि आप तैयारी भी नहीं कर रहे होंगे स्पोर्ट्स के। उससे पहले देखोगे यूपीएससी ने 20 में एग्रीकल्चर का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया। तो यूपीएससी हर साल कंसेप्ट बदलती है अपना। आप एक ही कंसेप्ट को पकड़ के रखोगे, आप यही सोचोगे ऐसे ही पढ़ूंगा, तो हो सकता है देखिए किस्मत आपकी बुलंद हो, आप निकाल लो। लेकिन अगर आप यूपीएससी के अकॉर्डिंग अपने माइंड सेट को नहीं बदलोगे तो हो सकता है कि आप नहीं निकाल पाओ। तो दोस्तों मेरा मेन मोटिव यही है वीडियो का कि आप ट्रेंड एनालिसिस करें। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं प्रीलिम्स के सब्जेक्ट्स। देखिए प्रीलिम वैसे मैंने आपको बता दिया कि हिस्ट्री के टोटल 6 हेड्स होंगे जो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें 36 थीम है। ज्योग्राफी के 7 हेड्स हैं जिसकी भी 36 हैं। पॉलिटी के भी 7 हैं, 36 थीम है। इसी तरीके से इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस और करंट अफेयर्स। तो ये टोटल ऐसे 40 हेड्स हैं। 40 हेड्स में से 200 टॉपिक यूपीएससी बनाती है जिनसे क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं हिस्ट्री पे। ये सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्टों के 40 मेन पॉइंट हैं। जो ये आप 40 देख रहे हो, ये 40 थीम्स हेड्स हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं, और ये नंबर ऑफ़ थीम्स हैं। जैसे हिस्ट्री में 6 हेड्स हैं तो इसमें से 36 ऐसे चैप्टर हैं जिनमें से यूपीएससी के प्रश्न आ रहे हैं। इसी तरीके से पॉलिटी के 7 हेड हैं जिनमें 36 थीम है। तो अगर इसी चीज़ को हमें एनालिसिस करना है कि इन सब्जेक्टों में से किसको स्किप करें। हिस्ट्री में से मान लीजिए मीडिएवल को छोड़ें या नहीं छोड़ें, एंशिएंट को छोड़ें या नहीं छोड़ें, क्योंकि देखो दोस्तों इस सेलेक्टिव तैयारी तो आप कर ही नहीं सकते। अब मान लीजिए आप मीडिएवल को छोड़ के चले गए, उसी में से 10 प्रश्न पूछ लिए यूपीएससी ने, तब आप किससे कहोगे? समझ रहे हो ना। इसी तरीके से अब आप इकोनॉमी पर चले जाइए। इकोनॉमी पर मान लीजिए उन्होंने स्टैटिक का ज़्यादा पोर्शन पूछ लिया, करंट से रह गया, तो कुछ भी सेलेक्टिव आप नहीं पढ़ सकते। केवल उसके लिए आपको एनालिसिस करना ही पड़ेगा पढ़ने के साथ साथ। देखिए पढ़ाई का कोई अल्टरनेट नहीं है, पढ़ना तो आपको पढ़ना तो आपको पड़ेगा, लेकिन उसके लिए अलग से आपको आधा घंटा 1 घंटा एनालिसिस को देना पड़ेगा। क्योंकि जब तक कोई चीज़ आप एनालिसिस नहीं करोगे तो वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगी। आप हो सकता है निकाल लो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं है 1000 बच्चों में से 10 बच्चे निकाल लें और 990 बच्चे जो है रह जाए, भावना बनी रहती है। लेकिन एनालिसिस करके जाओगे तो आपको ये मलाल नहीं रहेगा कि यार हमने वो चीज़ें चेक नहीं किया, हमने कोई चीज़ पे डिस्कस नहीं किया या चीज़ को चेक नहीं किया। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं 40 हेड्स एंड 200 टॉपिक्स। ये प्रीलिम्स का पूरा पैटर्न, पूरा सिलेबस जो है इनके अंदर है। 40 हेड्स और 200 टॉपिक, ये मैं आपको डिस्कस करूंगा अपनी हर वीडियो की सीरीज़ में, जो मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है। तो अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ पेपर। अब आप देखें कंपोजिशन ऑफ पेपर, जैसे मैंने आपको बताया था अभी ऊपर कि यूपीएससी का कंपोजिशन क्या है पेपर का। अब आप देखोगे ज्योग्राफी का 2014 में 24% हिस्सा रहा था, हिस्ट्री 20% रहा था, 2020 में हिस्ट्री 19 रहा था, और एवरेज देखें तो 17। तो मोटा मोटा देखिए हम आज हिस्ट्री पे ही बात करते हैं, बाकी का और सब्जेक्ट पे जब बात करेंगे तो ज्योग्राफी पे डिस्कस करेंगे या फिर पॉलिटी पे करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं केवल हिस्ट्री पे। तो देखें 2014 में हिस्ट्री में 20% हिस्ट्री से पूछे गए थे, टोटल 100 में से, यानी 20% जो है हिस्ट्री से आए थे। 2020 में देखोगे 19%, यानी कि 19%। उसके अलावा अगर आप एवरेज देखोगे तो एवरेज 17% जो है, यानी कि 17, 18, 19, 20, यही पैटर्न यूपीएससी का हर साल रहता है हिस्ट्री के लिए। तो आप मोटा मोटा ये मान के चलिए 18 से 20% जो है हिस्ट्री में से यूपीएससी हर साल पूछता है एवरेज। तो अब
हिस्ट्री में से जब 20% आ रहे हैं तो फिर 20% का तो मतलब दोस्तों जहाँ एक एक नंबर पॉइंट 2 नंबर की भी लड़ाई हो, वहाँ आप 17% में से आप मान लीजिए मीडिएवल को छोड़ के आ गए, मीडिएवल से 5 या 7 क्वेश्चन आ गए और आपके साथ वाला बैठा मीडिएवल की तैयारी करके गया, वो उसको करके आ गया, तो आप तो पीछे रह गए। तो यही चीज़ हमें आज डिस्कस करनी है कि ट्रेंड एनालिसिस क्या है। अब बात करते हैं हिस्ट्री में ट्रेंड एनालिसिस। अब बात होती है दोस्तों, हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था टोटल 6 हेड बताए थे आपको। अब 6 हेड कौन कौन से हैं देखिए। पहला हेड हो गया एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में आपका प्री हिस्ट्री से 700 एडी यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले से लेके और 700 एडी, ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री में आएगा। इसमें टोटल 4 थीम है, जिनमें से 15 क्वेश्चन यूपीएससी ने 2011 से 2020 में पूछे हैं। यानी कि 9 साल में इस एंशिएंट हिस्ट्री से यूपीएससी ने 15% पूछे हैं। एवरेज अगर आप देखोगे तो हर साल यूपीएससी 2 या 1.5, अब मोटा मोटा 2 लेके चलिए, तो 2% जो है इस पोर्शन से यूपीएससी पूछ ही रहा है। दूसरी बात आती है मीडिएवल हिस्ट्री। मीडिएवल हिस्ट्री आती है 700 एडी से 1757 तक। 1757 का मतलब है जब अंग्रेज़ों ने प्लासी और वो बक्सर की लड़ाई की थी, तब से लेके उसके 1947 तक मॉडर्न हिस्ट्री, और 700 ईस्वी से लेके 1757 तक मीडिएवल। अब देखिए इसमें भी 4 ही थीम है, जिनसे 20% आए हैं 9 सालों में। इससे भी 2% आ गए हर साल। तीसरी जो हेड है यूपीएससी की, अगर उसको आप देखोगे रिलीजियस, बुद्ध, जैन, भक्ति और सूफी, ये टोटल 3 थीम है, जिनसे केवल मतलब टोटल 9 साल में 21% आए हैं। तो एवरेज क्या हो गया आपका दोस्तों, कितना हो गया एवरेज अगर आप देखोगे तो ये तकरीबन आपका 3 थीमों में अगर आप डिवाइड करोगे तो 7 या 1, ये आपका 9 साल का मान लें तो ये हो गया 9 दूनी 18, 3% जो है आपका हर साल यूपीएससी पूछ रहा है। इसी तरीके से कल्चर को आप देखिए, कल्चर में 8 थीम है, 35% आ रहे हैं 9 सालों में। मॉडर्न हिस्ट्री में टोटल 6 थीम है, 80%, सबसे इम्पोर्टेंट। ये एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप अपने तैयारी से जोड़ कर देखना। तो देखिए दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री में से 6 थीम है, 80% आ रहे हैं। इसी तरीके से पोस्ट इंडिपेंडेंस को आप छोड़ सकते हो, आज़ादी के बाद कोई ज़रूरी नहीं है। अब आप देखोगे टोटल हिस्ट्री की 36 थीम में से 9 सालों में 174% इनमें से आए हैं। सबसे ज़्यादा किस में से आए हैं? मॉडर्न हिस्ट्री में से 79, कल्चर में से 35 और रिलीजियस में से 21। तो अगर आप देखें दोस्तों, ये 3 ही जो हैं तकरीबन आपके 70% प्रश्नों को कवर कर रही हैं। और अगर आप इसको प्लस इसके साथ कर दें, इस वाले पोर्शन के साथ, अगर आप मीडिएवल को स्किप करें तो ये आपका तकरीबन 80-85% पोर्शन हो जाता है। और देखिए दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री फ़ायदा इसलिए भी करती है क्योंकि जब आप मान लीजिए भगवान ने चाहा और आपने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया, तो जब आपका GS 1 का जो मेंस में पेपर होता है, उसमें एंशिएंट हिस्ट्री आपको बहुत बेनिफिट करती है। तो आप स्किप तो देखिए किसी को भी ना करें, लेकिन आपको वेटेज किसको देना है? फर्स्ट वेटेज आपका ये रहेगा, सेकंड ये और ये, क्योंकि ये और ये जो आपका दोनों एक साथ कवर होके चलेगा। और जब आप कल्चर की तैयारी करोगे तो कल्चर में से आपका रिलीजियस वाला पोर्शन ऑटोमेटिक कवर हो जाता है। और कल्चर में जैसे देखोगे आर्किटेक्चर, जैसे मंदिर हैं हमारे, जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के अशोक के स्तंभ हैं, उनका कोई आर्किटेक्चर है, तो ये सारी चीज़ें आपकी इस वाले पोर्शन से कवर हो जाती हैं। जब आप मान लीजिए जैसे आपने एंशिएंट हिस्ट्री को स्टार्ट किया, तो एंशिएंट हिस्ट्री में आर्किटेक्चर बहुत दिया हुआ है, संगम काल का, उसके बाद पल्लवों का, चोल साम्राज्य का, गुप्त काल का। तो ये आर्किटेक्चर आपका यहाँ से कवर हो गया और कल्चर भी कवर हो गया। तो यानी कि 15 और 35 आपके 50% जो हैं एक साथ एंशिएंट को पढ़ने से हो जाते हैं। इसके अलावा आप देखिए एंशिएंट को पढ़ने का फ़ायदा क्या है? बुद्ध, जैनिज्म और भक्ति और सूफी, ये आपको एंशिएंट हिस्ट्री में से मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो है एंशिएंट हिस्ट्री को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो ये दोनों पॉइंट आपके क्लियर आसानी से हो जाएंगे। और इसके साथ साथ है तीसरा रिलीजियस। समझ में आई बात दोस्तों? अगर मोटा एक बार मैं फिर बता देता हूँ, अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री को थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे और ख़ासकर इसके
मैं आगे बताने वाला हूँ कि कौन सा पोर्शन पढ़ना है, खासकर इसका कल्चर वाला, जो इसकी संस्कृति है। जैसे हर चैप्टर के बाद उसकी कला और संस्कृति दी हुई, जैसे मौर्य साम्राज्य है उसके बाद उसकी कला संस्कृति दी हुई है। आपको केवल कुछ नहीं पढ़ना, हर चैप्टर के बाद जो उसका कला एवं संस्कृति, समाज या उसकी सभ्यता, जो भी उसका दिया हुआ है 4-5 पन्नों में, उसका धार्मिक विश्वास, केवल आपको वो पढ़ना है। अगर आप ये एंशिएंट हिस्ट्री का ये पढ़ोगे, हर पूरी बुक को पढ़ोगे, तो उससे आपका ये वाला ये एक ही बुक से आपका तीनों कवर हो जाएगा। तो टोटल कितना, 15 और 20 35 और 35 दूनी 70, यानी कि 80% आप जो है यूपीएससी के कवर कर लेते हो केवल एक बुक से। अब बात आती है दोस्तों मीडिएवल की। मीडिएवल में भी आप थोड़ा सेलेक्टिव जाइए। मीडिएवल में आप क्या करिए, जो दिल्ली सल्तनत की जो संस्कृति सभ्यता है, केवल आप उसको पढ़िए, बाकी का आप सबको छोड़ दीजिए। दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत के जो चैप्टर हैं उनको स्किप करने के बाद जो उसकी सभ्यता एवं संस्कृति का एक अलग पोर्शन होता है हर बुक में, आप केवल उसको पढ़िए। और उसमें भी आप उसकी अर्थव्यवस्था, उसका प्रशासन और उसकी जो उसने सुधार कार्य किए हैं वो, तो ये कम से कम अगर मान लो आप थोड़ा रिवीजन भी कर गए तो आप कम से कम मान लो हर इसमें से अगर 3% आए तो आप कम से कम एक इसमें से करके आओगे। फोकस आपको करना है, फर्स्ट फोकस आपका रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री पे। ये आपको किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। इसके बाद आपको एंशिएंट को नहीं छोड़ना है। एंशिएंट से आपका क्या होगा, ये वाला और ये तीनों, ये आपका कवर आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों बात समझ में आई हो? अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट में मुझे कुछ बताना हो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अब देखिए एंशिएंट हिस्ट्री पे आप बता रहा था मैं, जैसे कि कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा है वैदिक, तीसरा मौर्य और पोस्ट मौर्य, और चौथा है गुप्त और पोस्ट गुप्ता। यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने जो आपको 4 बताए थे, ये वाले 4 हेड, ये वाले मैं थोड़ा आपको निशान, ये 4 जो हेड मैं आपको बता रहा था, तो ये 4 थीम मैं आपको जो बता रहा था कौन कौन सी हैं। पहली है सिंधु घाटी, दूसरी वैदिक सभ्यता यानी ऋग्वेद वाली, तीसरी है मौर्य और चौथा है गुप्त। आपको ये चारों की सभ्यता एवं संस्कृति को टारगेट करना है। इनकी सभ्यता, इनका प्रशासन, इनकी अर्थव्यवस्था, इनके धार्मिक विश्वास, या इन्होंने कितने मंदिर बनाए, कहाँ का इन्होंने मंदिर बनाए, अशोक के स्तंभ कहाँ हैं, उनका उद्देश्य क्या है, ये केवल आपको ये पढ़ना है। मीडिएवल में मैंने आपको 4 बताया था, इसमें आपका साउथ हो गया, दक्षिण यानी कि संगम काल, संगम के अलावा विजयनगर, ये आपको पढ़ना है। साउथ का मतलब दोस्तों, साउथ का आप समझ रहे हो ना, साउथ में मैं कह रहा हूँ कि एंशिएंट हिस्ट्री में भी जो साउथ का पैटर्न दिया हुआ है, पल्लव, चोल और संगम और विजयनगर, ये आपको छोड़ना नहीं है। इसके अलावा सल्तनत, दिल्ली सल्तनत हो गया, मुगल काल, ये 4 इसकी हेड हो गए। इसके बाद आप रिलीजियस बिलीफ में 3 थीम बता रहा था मैं आपको, बुद्ध, जैन, भक्ति। इसके अलावा कल्चर में आप देखोगे आर्किटेक्चर, डांस, पेंटिंग, म्यूजिक, फेस्टिवल, लिटरेचर, स्कूल एंड फिलोसफी, ये आपको सब एंशिएंट की बुक से मिल जाएगा, जो मैं आपको इसमें बता रहा था एंशिएंट वाली हिस्ट्री में से। ठीक है दोस्तों, ये टोटल हर मैंने आपको क्लियर बता दिया है। इसी तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री को आप देखिए। मॉडर्न हिस्ट्री में आपका प्री 1857, 1857 से 1905, 1905 से 1919, 1919 से 1939, जो इसकी मैंने आपको थीम बताई थी कि इस थीम कितनी है मॉडर्न हिस्ट्री में, टोटल 6 थीम। तो अब हम 6 थीमों को काउंट करें मॉडर्न हिस्ट्री में, पहली थीम टाइमलाइन, दूसरी पर्सनैलिटी, तीसरा स्पेसिफिक थीम्स। इस तरीके से आपको मॉडर्न हिस्ट्री में अपनी तैयारी करनी है। अगर आपको इस वीडियो की ये जो मैंने डिटेल दी है, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF ऐड कर दूँगा। तो दोस्तों मेरा मेन मोटिव था यही बताने का। अब देखिए मैं अब आपको हिस्ट्री का मोटा मोटा एनालिसिस बता दूं। देखिए यूपीएससी के मान लो 20% आते हैं, तो 20% में से यूपीएससी के अगर पेपर में 20% हिस्ट्री से आते हैं, तो 20 में से कहाँ से कितने आए, एंशिएंट हिस्ट्री से तकरीबन 9% शेयर होता है, यानी कि तकरीबन 2%, मीडिएवल से तकरीबन 2%, यानी कि 6 या 7 45%, यानी कि अगर 20 आते हैं तो 10% जो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री से आएगा। इसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट कल्चर। अगर देखिए मैंने आपको बताया था कि कल्चर और एंशिएंट,
और रिलीजियस, इन तीनों को आप जोड़िए कितना हो गया 20 10 30 और आपका 32 32 41। तो कितना पोर्शन आपने कवर कर लिया एक ही बुक से। जैसे मैं अभी बता रहा था मॉडर्न हिस्ट्री का 45 और एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ने से आपका 41% ये कवर हो गया। तो तकरीबन आप 86% पोर्शन को इससे कवर कर रहे हो। उसके बाद अगर आपको समय मिलता है आप मीडिएवल को पढ़ भी जाते हो तो 90% आप इससे तैयारी कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट में मुझे बताना, और चैनल पे नए हों या आप जुड़ना पसंद कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करें।